हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही है उसका 10वां लेसन चल रहा था और 10वें लेसन का मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए थे। और इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे थे, अकबर के बारे में, मतलब अकबर के युग के बारे में। तो पहले लेक्चर में तो हम लोग अकबर के बारे में जाने थे, फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था साम्राज्य विस्तार को लेकर। फिर आज जो इसका थर्ड लेक्चर होगा इसमें हम लोग अकबर के शासन व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ये कि अकबर का शासन व्यवस्था कैसा रहा। ठीक, तो दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि हम जो भी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा है पार्ट 10, यानी कि लेसन आपका 10वां चल रहा है। उसका नाम क्या है, अकबर का युग। तो मैंने आपको अकबर के बारे में तो सब कुछ बता दिया था, यानी कि अभी बात करें तो आपका मुग़ल वंश ही चल रहा है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे जैसे मुग़ल वंश, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो अकबर थे ये मुग़ल ही थे। ठीक, ये मुग़ल थे, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अभी ये मुग़ल वंश ही चल रहा है, अकबर का युग। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी रही। इससे पहले हम लोग जो सेकंड लेक्चर पे पढ़ा था तो इनके हम लोग देखे थे कि इनका शासन कितने वर्षों तक चलता है, 49 वर्षों तक चलता है। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखे थे कि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वो इनका संबंध राजपूतों के साथ भी काफ़ी अच्छा था। ये सभी धर्मों को विशेष मान्यता नहीं देते थे, सभी धर्मों को सामान्य दृष्टि से ही देखते थे। और फिर इनका जो नज़रिया रहा प्रजा के प्रति वो भी काफ़ी अच्छा था। इन्होंने प्रजा के हित के लिए भी कार्य किए थे। और देखा जाए तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी, ये तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी उतना कठोर भी नहीं थी प्रजा के प्रति। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं, अगर शासकों में बात करें तो जैसे शेरशाह सूरी को ले लिया जाए और अकबर को ले लिया जाए, तो इनकी जो ये जो शासक है, इनका जो कार्यकाल रहा, इनका जो कार्यकाल रहा वो मतलब अपने कार्यकाल के समय इन्होंने अच्छा कार्य किया था। इन्होंने प्रजा को किसी प्रकार का अहित नहीं होने दिया था। उनका जहाँ तक ये शासक हित ही चाहते थे। तो ये सब सारी बातें हो गई थी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अभी तक हम लोग जैसा कि पढ़ते चले आ रहे हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नीतियाँ अपनाई थी। तो ये नीति वाला जो आधार है ये तो बहुत दिन से चली आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ भी नीति को ही अपना आधार बना लिए थे यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करने के लिए। और ठीक वही बात शासक, जितने भी हिस्ट्री में शासक देखने को मिलते हैं, वो लोग भी इस अपना पहला जो उनका हथियार होता है, जो उनका आधार होता है, वो नीति को ही अपनाते हैं। तो यहाँ साम्राज्य विस्तार को लेकर के अकबर ने भी नीतियों को अपनाया था। तो क्या नीतियाँ उन्होंने अपनाया था हमने ये बता दिया था सेकंड लेक्चर में। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि शासन व्यवस्था के बारे में, यानी कि अकबर का शासन काल कैसा रहा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूर्ण नाम था। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अकबर ने साम्राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये प्रांत जो थे, मतलब प्रांतों को कई स्तरों में बांट दिया था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, देखो अगर एक बड़ा सा क्षेत्र रहेगा तो उसका संचालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अकबर का कहना था कि अगर इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो इन सारे क्षेत्र को एक साथ तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता इन क्षेत्र पर। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये नीतियाँ अपनाई थी कि इन सारे राज्यों को अगर मुझे इतने बड़े राज्य को चलाना है तो इन सभी राज्यों को हमें क्या करना होगा, कई स्तरों में इसको बांट देना होगा, मतलब इसे कई स्तरों में बांट देना होगा। तो इन्होंने क्या किया, अकबर ने अपने साम्राज्य को, मतलब अपने साम्राज्य का प्रशासन जो था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये क्या किए थे, ये साम्राज्य को कई स्तरों में बांट दिए थे। ठीक, क्यों बांटे थे, ताकि देखो अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है तो यहाँ पे रह के वो सभी क्षेत्रों पर तो शासन कर नहीं पाएगा, और करेगा भी तो अच्छे ढंग से प्रशासन की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साम्राज्य को कई भागों में बांटा, कई स्तरों पे बांटा। और वहाँ पे क्या किया, बांटने के बाद हर एक क्षेत्र में एक पद होता था कि इस पद को कौन सा व्यक्ति संभालेगा। अब हम ये बात करते हैं कि अकबर कालीन प्रशासनिक ढांचा कैसा था।
ठीक है, अभी तो हमने ये बताया कि इन्होंने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहले क्या किया, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे स्तरों में बांट दिया। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। देखिए प्रशासन के कार्यों को, मतलब प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए इन्होंने क्या किया, केंद्र की बात करें, केंद्र से लेकर क्या किए थे, ये गांव तक एक जिम्मेदार व्यक्तियों की इन्होंने क्या किया था, नियुक्ति किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नियुक्ति किया। मतलब कहने का ये है कि ये केंद्र से लेकर के गांव तक, मतलब गांव के गांव तक एक जिम्मेदार व्यक्तियों की इन्होंने क्या किया, नियुक्ति किया। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है, जो मतलब केंद्र स्तर से लेकर के गांव स्तर तक यहाँ पे क्या होता था, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता था। मतलब अब मैं आपको बताऊं, समझो जैसे हो गया केंद्र, फिर हो गया यहाँ पे समझो जैसे राज्य हो गया, और फिर यहाँ पे जैसे हो गया प्रांत। अभी यही व्यवस्था देखने को मिलती है ना। पहले हमारे यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा है वो कुछ इस टाइप का है। कैसे, ऊर्ध्वाधर करके, पहले केंद्र है, फिर राज्य है, फिर प्रांत है, ऐसे करके। तो उस टाइम क्या था, अकबर ने क्या किया था, केंद्र से लेकर के गांव यानी कि ग्रामीण स्तर तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे प्रांत को छोटे छोटे स्तरों में बांट दिया था। और इन सभी में एक अच्छा पद होता था कि इस पद पे कौन सा व्यक्ति रहेगा और उसका कार्य क्या रहेगा। तो ये सारी बातें उन्होंने क्या किया था, निर्धारित किया था। अब हम आपको मैप बना के बताते हैं। ठीक है, समझिए। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, आपको समझना है। अकबर कालीन प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा के बारे में कैसा था। ठीक है, आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा कैसा था, हम आपको तो ये बता ही रहे हैं। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में अंतर बताइए, तो आपको यही बताना होगा। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा कैसा था। आज जो हमारे यहाँ प्रशासनिक ढांचा देखने को मिलता है, हमारे यहाँ तो आज ऊर्ध्वाधर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा देखने को मिलता है। और मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्षैतिज। कहने का मतलब ये, अब एक बात समझो, क्षैतिज किसे कहते हैं और ऊर्ध्वाधर क्या। देखो, जो ऊर्ध्वाधर होता है कुछ इस टाइप का होता है, और जो क्षैतिज होता है वो इस टाइप का होता है। तो हमारे यहाँ जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया और प्रांत हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्षैतिज, मतलब यहाँ पे समझो जैसे कि अगर इस टाइप का बंटवारा देखने को कहा जाए, तो जैसे विधायिका को ले लो, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, और फिर यहाँ पे न्यायपालिका को ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का जो बंटवारा रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्षैतिज सत्ता का, उसको क्षैतिज वितरण बोलते हैं। और जो यहाँ पे इस टाइप का जो बंटवारा होता है, इसको ऊर्ध्वाधर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है। अभी आप ये समझ गए, आज हमारे यहाँ इस टाइप की प्रणाली देखने को मिलती है। मतलब जो प्रशासनिक ढांचा है, आज इस टाइप का देखने को मिलती है। लेकिन जब अकबरकालीन के अगर हम प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं, तो अब इनको समझो। अभी आधुनिक तो आपने समझा, आधुनिक का जो बंटवारा है वो किस टाइप का है, लेकिन अब प्रशासनिक ढांचा अकबर के समय में कैसा था, अब उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे समझो अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे समझो जैसे हो गया साम्राज्य के अंग हो गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पद,
और फिर इनकी क्या होती थी, इनके कार्य क्या होते थे, कुछ समझो। कैसे उस टाइप इनके जो प्रशासनिक ढांचा था वो किस टाइप का था, मैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ साम्राज्य के अंग के अंतर्गत आपके आ जाएंगे क्या, पहला तो था केंद्र, ठीक है, पहला केंद्र था, और दूसरा जैसे प्रांतीय, तीसरा था फरगना, और चौथा को ले लिया जाए तो जैसे गांव, ठीक है। तो उस टाइप क्या था, अकबर ने अपने शासन व्यवस्था को, अपने साम्राज्य को सही ढंग से यानी कि सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने क्या किया था, केंद्र से लेकर के गांव स्तर तक एक जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति कर रखी थी। कुछ पद होते थे केंद्र से लेकर गांव तक, ठीक है, कुछ पद होते थे। तो वो पद क्या होता था, जैसे केंद्र हो गया, प्रांतीय हो गया, फरगना हो गया, गांव, इन सब स्तरों पे तो बांटा गया था। प्रशासनिक व्यवस्था इस सब स्तरों पे बांटा गया था। लेकिन अब देख लेते हैं कि केंद्र के अंतर्गत क्या पद होता था, ठीक है, पद क्या होता था। तो केंद्र के अंतर्गत जो पद होता था हम समझ लें, जैसे हो गया, देखो केंद्र के अंतर्गत बादशाह का पद होता था, क्या, बादशाह। अब प्रांतीय, यहाँ पे समझो, अब प्रांतीय के अंतर्गत किसके पद होते थे, तो इसमें सूबेदार के पद होते थे। सूबेदार की मतलब प्रांतीय के अंतर्गत जो प्रांतीय स्तर पर जो पद होता था वो सूबेदार का पद होता था। फिर यहाँ फरगना के अंतर्गत किसका पद होता था, हम लोग ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे शिकदार का पद होता था, ठीक है। और फिर गांव स्तर पे प्रधान का पद। एक बात और याद रखना कि उत्तर प्रदेश में मतलब आज भी इसमें से कुछ प्रशासन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप गांव का फार्मूला ले लो, आज भी हमारे यहाँ पे गांव में सीनियर कौन होते हैं, प्रधान ही होते हैं ना। तो ये भी कहा जा सकता है कि मतलब अकबर कालीन प्रशासनिक ढांचा और आधुनिक प्रशासनिक ढांचा में ऐसे कौन से प्रशासनिक ढांचे थे जो मेल खाते थे। तो जैसे आप कह सकते हो गांव को, ठीक है, यानी कि ये वाला फार्मूला तो आज भी चल रहा है और उस टाइम भी चलता था। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे ये समझो कि अकबर ने क्या किया, अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए कुछ स्तरों पे उसको बांटा। तो वो स्तर क्या थे, जैसे केंद्र हो गया, प्रांतीय हो गया, फरगना हो गया, गाँव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये आप समझो, ये फरगना क्या है, तो यहाँ पे प्रांतीय का एक छोटा रूप फरगना होता था, ठीक है। यहाँ पे ये समझ गए, ये इन सारे स्तरों पर बांटा था क्या, प्रशासन, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि केंद्र के अंतर्गत किसका पद था। तो मैंने आपसे कहा कि केंद्र के अंतर्गत बादशाह का पद होता था। जैसे आज हमारे यहाँ केंद्र के अंतर्गत जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को ले लो, है ना। तो उस टाइम केंद्र के अंतर्गत देखो, आज हमारे यहाँ केंद्र में सीनियर कौन होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। लेकिन उस टाइम केंद्र में उस टाइम सीनियर कौन होते थे, बादशाह होते थे, ठीक है। किस समय, मैं अकबर के प्रशासनिक ढांचा की बात कर रही हूँ। उस टाइम जो केंद्र में सीनियर होते थे, जिनका उच्च पद होता था, वो बादशाह का होता था, ठीक। और फिर प्रांतीय में, जैसे कि प्रांतीय मतलब राज्य स्तर पे देख ले तो आज हमारा जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल हो गए। और उस टाइम क्या था, सूबेदार होता था यहाँ का। फिर फरगना का शिकदार और गांव का प्रधान, ठीक है। यहाँ पे तो ये सारे पद होते थे। अब बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पे बादशाह का कार्य क्या होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बादशाह का कार्य होता था वो होता था वित्तीय नियंत्रण। क्या चीज़, वित्तीय नियंत्रण। जैसे हमारे यहाँ आज देखते हो ना कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य है। जैसे गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गई, तो ये सब मंत्रियों का, जैसे रक्षा मंत्री हो गए, तो इन सब मंत्री का अलग अलग कार्य होता है। तो वैसे क्या था, केंद्र में बादशाह का पद होता था और बादशाह का जो कार्य होता था वो वित्तीय नियंत्रण का होता था, ठीक है। और फिर यहाँ प्रांतीय स्तर पे सूबेदार का पद होता था। अब सूबेदार का कार्य क्या होता था, तो मैं आपको बता दूँ, सूबेदार का कार्य होता था जैसे कि नगर का प्रशासन, क्या चीज़, जैसे नगर का प्रशासन ले लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में फरगना में जो सिकदार होता था, शिकदार का जो कार्य होता था वो होता था राजस्व वसूली, ठीक। अब फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए, अब जो गांव में जो प्रधान का कार्य होता था, उनका कार्य होता था सुरक्षा दायित्व का,
ठीक है, सुरक्षा दायित्व का इनका कार्य होता था। फिर अब ये तो आप समझ गए, ये जो प्रशासनिक ढांचा है ये अकबर के काल का है। फिर आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे उठेंगे कि आप अकबर कालीन प्रशासनिक ढांचा और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में अंतर बताओ या फिर टिप्पणी लिखो, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उस टाइम के का शासन प्रणाली को बताया और आधुनिक को भी मैंने बता दिया। जैसे आज हमारे यहाँ सत्ता का किस तरीके से बंटवारा है वो आप देख ही रहे हो, और उस टाइम कैसे सत्ता का बंटवारा था इनके शासनकाल में, अकबर के। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब एक बात और आती है कि अकबर ने अपनी व्यवस्था में एक और नीतियाँ अपनाई। वो क्या थी? वो थी मनसबदारी। क्या? मनसबदारी। अब ये समझो कि ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो मैं आपको बता दूं, अकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही वो उस पर अपना अधिकार कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दल बनाया। मतलब वो चाहते थे कि अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था। मतलब अकबर ये चाहता था कि मैं तो अकेले कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए मुझे सैनिक अधिकारी की आवश्यकता होगी। तो सैनिक और अधिकारियों को सुसंगठित करने के लिए उन्होंने क्या किया? मनसबदारी व्यवस्था को क्या किया? अपनाया। और फिर क्या हुआ? अब एक बात ये समझो इन मनसबदारी के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते थे। तो जैसे मैं आपको बता दूं, देखो अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की वजह से उन्होंने ये भी नीतियाँ अपनाई मनसबदारी की। तो मनसबदारी क्यों अपनाया उन्होंने? सैन्य संगठन और अधिकारियों को एकत्रित करने के लिए। ठीक है, तो इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था अपनाई मनसबदारी की। अब बात ये आती है कि मनसबदारी के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सेना हो गए, फिर आ जाएंगे आपके सामंत। ठीक, जैसे सामंत वर्ग ले लो, और फिर उसके बाद में यहाँ पे अधिकारी आ जाएंगे। ठीक, जैसे हो गए अधिकारी, और फिर कर्मचारी भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये याद रखो कि जैसे सेना हो गए, सामंत वर्ग हो गया, और यहाँ पे अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए। ये सारे लोग किस में आते थे? ये सारे लोग आते थे किसमें? मनसबदारी में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स याद रखो। और एक बात और यहाँ पे आ रही है, मनसबदारी के अंतर्गत ये सारे लोग तो आते थे, लेकिन यहाँ पे समझो कि मनसब का अर्थ क्या होता था। तो मनसबदारी, यहाँ पे मनसब शब्द का अर्थ क्या होता था? तो इसका जो अर्थ होता था वो होता था पद या प्रतिष्ठित। ठीक है, यहाँ पे समझो इसका जो अर्थ होता था वो होता था, सॉरी प्रतिष्ठित नहीं, प्रतिष्ठा। ठीक, यहाँ पे अर्थ इसका क्या होता था? पद या फिर प्रतिष्ठा। किसका अर्थ? मनसबदारी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये समझो कि अकबर ने ये सारी नीतियाँ अपनाने के बाद उन्होंने एक मनसबदारी व्यवस्था को भी अपनाया। तो ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? तो मनसबदारी, देखो अकबर जो थे वो जानते थे कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा, और सेना को उन्होंने सेना को संगठित करने की वजह से मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया। और मनसब का अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा। ठीक है, और फिर ये बात याद रखो कि मनसबदारी के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये सेना को संगठित करने के लिए व्यवस्था को अपनाए थे, तो सीधी बात है कि मनसबदारी के अंतर्गत कौन कौन से लोग आ जाएंगे। जैसे सेना, सामंत वर्ग हो गया, अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए। तो ये सारे लोग इसके अंतर्गत आएंगे। किसके? यहाँ पे मनसबदारी के अंतर्गत। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये भी आ रही है। अभी आप लोग तो ये समझे कि मनसबदारी का अर्थ क्या हुआ, अब फिर इसमें कौन कौन से लोग आ गए। लेकिन यहाँ पे एक बात और ये निकल के आ रही है कि मनसबदारी में जो सबसे जो बड़ा पद होता था, बड़ा पद,
मनसबदारी व्यवस्था में जो सबसे बड़ा पद होता था वो किसका होता था? जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पे बादशाह का पद बड़ा होता था। तो उस टाइम बादशाह को कितने वेतन मिलते थे जानते हो? तो उस टाइम जो बादशाह का वेतन था, यानी जो मनसब का वेतन होता था, मैं आपको बता दूँ, सबसे छोटा मनसब होता था 10 का और सबसे बड़ा 10,000 का। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मनसबदारी व्यवस्था में पद के हिसाब से उनके वेतन दिए जाते थे। जैसे जिसका छोटा पद होता था तो उसके लिए 10 रुपये निर्धारित थे, लेकिन जिसका उच्च पद था, बड़ा पद था, उनके लिए 10,000 रुपये, और फिर 10 से 12,000 रुपये, ठीक है, ऐसे होते थे। लेकिन ये व्यवस्था जैसे आज भी आप देख सकते हो, हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर के वेतन होते हैं और जो राष्ट्रपति महोदय जी के वेतन होते हैं, जैसे उनका 5 लाख रुपये हो गया, उनका 1,60,000 रुपये हो गया, तो ऐसे करके है ना। तो उस टाइम भी यहाँ पे पद के हिसाब से वेतन निर्धारित होते थे, इन मतलब किसके जो मनसबदारी के अंतर्गत जिसका बड़ा या छोटा पद होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, मनसबदार, और यहाँ पे सिर्फ इतना तो बात ही नहीं है। अब यहाँ बात ये समझ लो कि जो मनसबदार होते थे, यानी कि जो मनसबदार के अंतर्गत ये सारे लोग आते थे, इनका कार्य क्या होता था? तो इनका कार्य यही होता था कि वो जितना हो सके उतना वो अपने शासक का साम्राज्य को विस्तृत कर सकें, और कहीं भी अगर विद्रोह होता था तो उनको वो शांत करते थे। फिर यही इनका कार्य होता था मनसबदारों का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें थी। मनसबदारी व्यवस्था को मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, शॉर्ट में भी इसकी जानकारी मैंने दी है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके वीडियो देख सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आई होप कि मैंने जो भी पॉइंट्स पढ़ाए आप लोग को वो समझ में आई होगी, और यदि नहीं भी आई है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरी गलती को स्मरण कराओ, ठीक है। और फिर गलतियाँ तो इंसान से ही होती है, और फिर अगर मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं तो आप लोग मेरी गलती को स्मरण कराइए, ठीक है। ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।